होगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। ठीक है, तो एक बात को समझना है यहाँ पे पहले, चैप्टर नंबर 1 में मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस किया था, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हम कोई मेंबर पे एक्सिल फोर्स लगाते हैं पी, है ना, तो एक्सिल फोर्स पी लगाने पर हमने बात करी थी, अगर हम कोई ओब्लिक प्लेन काट के देखेंगे, किसी एंगल पे ओब्लिक प्लेन काट के देखेंगे, तो उस ओब्लिक प्लेन पे मुझे दो तरह की स्ट्रेसेस दिखाई देंगी। कौन कौन सी? एक नॉर्मल फोर्स और दूसरा क्या दिखाएगा? एक टेंजेंशियल फोर्स दिखाई देगा। टेंजेंशियल फोर्स। इस टेंजेंशियल फोर्स को हम क्या कहते हैं? शेयर या फिर स्ट्रेस। इसे ही हम क्या कहते हैं? शेयर स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या इनडायरेक्ट फॉर्म का शेयर स्ट्रेस है। इज इट क्लियर? दिस इज इनडायरेक्ट टाइप। और ये हमारा क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस होता है। तो देखिए देखिए कैसे कि एक मेंबर पे हम लोग समझ रहे थे कि सिर्फ हम क्या लगा रहे हैं, एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं, तो कैसे उस पर स्ट्रेस का डेवलपमेंट होता है। एक नॉर्मल स्ट्रेस भी डेवलप होता है, एक टाउ भी डेवलप होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, लेट्स से कि ये हमारा बीम है और ये बीम सिंपली सपोर्टेड है, और आप किसी इस लोकेशन का निकाल लेते हो एलिमेंट बाहर, ये बाहर निकाल के एलिमेंट रख लिया अब आपने, ठीक है। आपको क्या लगता है इस एलिमेंट पे क्या क्या फोर्स लगेगा? सोचें। डाउनवर्ड फोर्स। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब भी ये लोडिंग कैसा है, ट्रांसवर्स लोडिंग है ना। ट्रांसवर्स लोडिंग, बी पे हमेशा ट्रांसवर्स लोडिंग आता है। ट्रांसवर्स लोडिंग के दो काम होते हैं, हमेशा सिंपल शब्दों में बात करते हैं हम। ट्रांसवर्स लोडिंग के दो काम होते हैं, एक तो होता है शेयर फोर्स क्रिएट करना, है ना, और दूसरा काम होता है बेंडिंग कराना, ठीक है। बेंडिंग के रिस्पॉन्स में जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। और शेयर फोर्स के रिस्पॉन्स में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं? शेयर स्ट्रेस कहते हैं, टाउ कहते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। तो मतलब कि इस ये जो मेंबर है इस पर कहीं इस तरह का टाउ लग रहा होगा ना, इस तरह का टाउ लग रहा होगा। इस तरह से आप दिखाते हैं 2D में, है ना। मैंने आपको सिखाया था कि 2D में कैसे स्ट्रेस को दिखाया जाता है। तो ऐसे और ऐसे स्ट्रेस आएगा, और ये वाले स्ट्रेस क्या हो जाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस पैदा हो जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब क्योंकि ये एलिमेंट मैंने न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लिया है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या हो रहा है? फॉर दिस बेंडिंग शेप, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है ना, और नीचे क्या हो रहा है? टेंशन हो रहा है। ये बात समझ आ रही सबको? ये आपका न्यूट्रल एक्सिस का लोकेशन है। और इस केस में क्या होगा? सैगिंग शेप में ऐसा ही होता है, ऊपर क्या होता है? कंप्रेशन लगता है, नीचे क्या लगता है? टेंशन लगता है। इज इट क्लियर? तो ठीक है, तो इस फोर्स, इसी एलिमेंट पे आपको एक और फोर्स दिखाई देगा, और वो नॉर्मल फोर्स होगा, और वो कैसा दिखेगा आपको? इस तरह से, कंप्रेशन। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात? तो कोई भी एलिमेंट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? दो फोर्सेस दिखाई दे रही। अगर मैं यहाँ का एलिमेंट ले लूँ, इधर का, नीचे का, तो आपको क्या दिखेगा बताओ? टेंशन दिखेगा कि कंप्रेशन दिखेगा? टेंशन सर। टेंशन दिखेगा, और इसके साथ एक शेयर फोर्स भी दिखेगा। इज इट क्लियर? इस तरह से शेयर स्ट्रेस भी आपको दिखेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब समझना, अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का, ठीक। और हम तो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक नॉर्मल स्ट्रेस। हमें हमारी बुद्धि में अभी तक एक ही बात गई है कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस। तो हम सिंपल सी भाषा में कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो कि सरफेस पे क्या लगता है? 90 डिग्री पे लगता है। हमारे लिए नॉर्मल स्ट्रेस तो वही स्ट्रेस है ना। और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है? जो सरफेस के पैरेलल लगता है। ये पैरेलल लग रहा है सरफेस के, टेंजेंशियल लग रहा है सरफेस के, तो इसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेस, या फिर इसे टाउ कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस और टाउ को ही अभी तक हम जानते हैं। हम किसी को पता भी है प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो अभी उसको थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे कि क्या है प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस एक स्ट्रेस का वैल्यू होता है कि जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है नॉर्मल स्ट्रेस का। नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सट्रीम वैल्यूज होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब ये है कि एक वैल्यू सबसे बड़ा होगा नॉर्मल स्ट्रेस का, और दूसरा वैल्यू क्या होगा? सबसे मिनिमम होगा, ठीक। नॉर्मल स्ट्रेस को डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा से। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सिग्मा मिनिमम, और यहाँ पे सिग्मा मैक्सिमम। मैक्सिमम। बात समझ आ रही है? बेसिकली प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो क्या है? वो नॉर्मल स्ट्रेस ही है,
बट नॉर्मल स्ट्रेस का क्या है, बाउंड्री वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, बाकी सारा एलिमेंट इसके अंदर फॉल करता है, बाकी सारा स्ट्रेस जो है वो इसके अंदर फॉल करता है। ये बाउंड्री आपकी स्ट्रेसेस हैं। इज इट क्लियर? इतना समझ आ गया? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ये हमें इतना समझ आ चुका है। ठीक है, अब समझेंगे यहाँ पे एक और चीज, अभी लिखना कुछ नहीं है, मैंने नोट्स इसके ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं आपको, आपने देखे थे स्टडी मटेरियल में? नहीं देखे? नहीं देखे सर, नहीं देखे। नहीं देखिए, कोई बात नहीं, उनको देखना। ठीक है, नोट्स को मैंने प्रोवाइड किया है, बट वो नोट्स थोड़े से ज़्यादा इंटेंसिव हैं, उनको वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैं बताऊंगा उतना ही पढ़ना। ठीक है, अच्छा, हम बात को ये समझते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा ना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपको रिलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। बात ये होती है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा एक एलिमेंट दे दिया जाता है, और क्वेश्चन के एलिमेंट पर इस तरह के नॉर्मल स्ट्रेसेस को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, और ये नॉर्मल स्ट्रेसेस ड्रॉ हो गया तो ये सिग्मा एक्स हो गया, ये सिग्मा वाई हो गया। ठीक है, और इस तरह से टाउ को ड्रॉ किया जाता है, ये आपका क्या हो गया, ये टाउ एक्स वाई हो गया। वो उसको क्या लिखेंगे, टाउ वाई एक्स। और हम लोग जानते हैं मोमेंट इक्विलिब्रियम के कारण टाउ एक्स वाई क्या होगा, टाउ वाई एक्स के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ये आपके पास एक गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। क्वेश्चन कैसे आएगा, दिस इज अ गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, और वो आपसे पूछेगा हमें बता दो कि सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम क्या प्रोड्यूस होंगे। तो मतलब ये दोनों क्या हैं, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ये दोनों क्या हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि किसी एंगल पर अगर हम ओब्लिक देखें, किसी एंगल पे ओब्लिक देखें, तो उस एंगल पे क्या होता है, उस प्लेन का, ये बेसिकली प्लेन बन जाता है ना। ये जो है दिस इज ए प्लेन। ठीक है, जो गिवन प्लेन है। मैं कह रहा हूं किसी अंदर देखो, रोटेट करो प्लेन को, आप रोटेशन दे रहे हो, रोटेशन करके देखो थीटा पे, आपको क्या दिखेगा, उसी प्लेन पर एक और नॉर्मल वैल्यू की स्ट्रेस दिखेगी, एक और वैल्यू का नॉर्मल स्ट्रेस दिखेगा, और एक और वैल्यू का क्या दिखेगा, टाउ दिखेगा। बात समझ आ रही है? आवाज कट रही है। आवाज कट रही है सबके लिए? जी सर। हाँ सर। फिर से रिपीट करो। सर अभी भी सर आप तेज बोल रहे हो या वो हो रहा है? नहीं आवाज कटी है बीच में। सर ये लास्ट वाले जो आप स्टेप बोल रहे थे सर, ये वाले बस इतना रिपीट करो। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमें कैसा जाता है एग्जाम में, हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। क्वेश्चन हमें ये आता है कि आप लोगों को ये सिग्मा एक्स, ठीक है, ये सिग्मा एक्स, ये टाउ, ये सिग्मा वाई दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू निकालो, प्रिंसिपल स्ट्रेस का क्या निकालो, वैल्यू निकालो। हम लोगों के पीछे क्या पढ़ के आ रहे हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस ही होता है, बट नॉर्मल स्ट्रेस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है। तो दोनों वैल्यूज हमने लिख दी यहाँ पे, मैक्सिमम और मिनिमम। इतनी बात समझ आ रही है? ये जो प्लेन है, ये वाला, ये जो प्लेन है, इस पे एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है ना सिग्मा एक्स, तो इसे हम प्लेन कहते हैं। ये जो फेस दिख रहा है ना, इसको हम प्लेन कहते हैं। ठीक है, इसी प्लेन को हमने देखा था कि रोटेशन करके देखते हैं हम, इसी प्लेन को रोटेट करके देखेंगे अंदर की तरफ, ऐसा थीटा एंगल से रोटेट कर दिया मानो, तो उस थीटा, अब ये नया प्लेन बन गया है ना, ये अगर एक्स एक्स प्लेन था, अब ये क्या हो गया, एक्स डैश प्लेन हो गया। इसी प्लेन पर एक खुद का नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू होगा, जिसका वैल्यू सिग्मा एक्स से अलग होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, और खुद के उसी प्लेन का खुद का एक टाउ एक्स वाई डैश होगा, और सिग्मा एक्स डैश होगा। बातें समझ आ गई दोनों? कि आप क्या करो, एलिमेंट के अंदर अगर रोटेशन करते रहोगे थीटा एंगल पे, ये थीटा 1 एंगल है, अगर नॉर्मली आपको क्वेश्चन में सिग्मा एक्स दिया था, तो इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा वो क्या लगेगा, सिग्मा एक्स बार। और अगर इस पे टाउ एक्स वाई दिया था, तो उस पे नया क्या आ जाएगा, टाउ एक्स वाई बार। एक और रोटेशन कर देते हैं, एक और रोटेशन कर दिया, लेटर से ये थीटा रोटेट और कर दिया हमने, इस पर भी खुद का एक नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स बार बार, ऐसे कुछ अलग वैल्यू कर दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टाउ एक्स वाई डबल। मतलब कि क्या है, हमने तो पहले भी बात की थी ना कि स्ट्रेस क्या टेंसर चीज है, स्ट्रेस क्या है, क्वांटिटी टेंसर है। आप उसको किसी एंगल पे देखोगे तो उस एंगल पे एक नॉर्मल स्ट्रेस खुद का होगा, कोई और एंगल देखोगे तो उसका अलग होगा। बात समझ आ रही है? जितने मर्जी एंगल रोटेट करते रहो, हर रोटेशन पर मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखना समझना, लिखने की कोशिश मत करना अभी, ठीक है, टाइम मिलेगा, नोट्स ऑलरेडी दे दी हैं।
बस समझना इसको चैप्टर को। हर रोटेशन पर, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, हर रोटेशन पे नया नॉर्मल मिलता है वैल्यू, क्या मिलता है, न्यू नॉर्मल वैल्यू मिलता है, और टाउ एक्स वाई भी क्या मिलता है, न्यू मिलता है। बात समझ आई। हर रोटेशन पे एक नया प्लेन निकल के आता है और उस प्लेन पे नया सिग्मा मिलता है, नया टाउ एक्स वाई मिलता है। बात समझ आ गई? Yes, sir. इतना क्लियर है सबको? अभी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब बात को समझना, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, वही जो मैं कह रहा हूँ एग्जाम में आता है। जैसे ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दे दिया और मुझे कहा गया कि एक प्लेन है, ऐसे क्वेश्चन लिखा गया जिस पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लग रहे हैं और उसी प्लेन पे एक टाउ एक्स वाई भी लग रहा है। वैल्यूज में यहाँ कुछ नहीं दे रहा, ठीक है, उस पर ही टाउ एक्स वाई लग रहा है, तो टाउ एक्स वाई ये बना दिया। अब वो बोलेगा कि क्या करो, वो प्लेन निकालो, वो प्लेन निकालो, वो थीटा का वैल्यू निकालो जिसपे स्ट्रेसिस क्या हो, जिसपे स्ट्रेसिस क्या हो, प्रिंसिपल हो। बात समझ आ रही है? प्रिंसिपल तो सबसे बड़ा होता है। अगर प्रिंसिपल स्ट्रेसिस किसी प्लेन पर होंगी तो उस प्लेन का जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो थीटा पी होगा। बात समझ आई? मैं ये रोटेट कर दिया एंगल, ये एंगल रोटेट कर दिया मैंने थीटा पी, और नया प्लेन कौन सा बन के आया, ये प्लेन बन के आया नया। अब प्रिंसिपल प्लेन पर ये जो नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू होगा, या तो वो सिग्मा मैक्स होगा या तो वो सिग्मा मिनिमम होगा। मिनिमम होगा। और जब मैंने ये एक्स वाला फेस रोटेट किया तो वाई वाला यहाँ चला जाएगा, क्योंकि एंगल तो क्या है दोनों के बीच में 90। तो ये वाला स्ट्रेस हमें नहीं पता कि सिग्मा मैक्स है यहाँ पे या सिग्मा मिनिमम है, पर दोनों में से या तो एक्स फेस में या तो वाई फेस में, दोनों में से किसी में एक सिग्मा मैक्स होगा तो दूसरे में क्या होगा, सिग्मा मिनिमम होगा। मिनिमम। अगर इस पे मैक्स होगा तो उधर क्या होगा, मिनिमम। अब बात गौर करने वाली ये है कि जो भी ऐसा प्लेन होगा जिस पर सिग्मा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, उस पर ये टाउ का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एट थीटा पी जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, देखते रहो बस अभी, ठीक है, समझते रहो बस अभी। जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है या तो वो सिग्मा मैक्स होता है या तो वो सिग्मा मिनिमम होता है, बट उसी प्लेन पर जो टाउ का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0। इतना सा समझ आ गया ना बेटा? तो 3-4 क्वेश्चन कर लिए तुमने, ये समझ चुके? जी सर। और ये मैक्सिमम होगा उससे 0, मिनिमम या मैक्सिमम दोनों, या मैक्सिमम दोनों का, दोनों या एक ही, दोनों पे टाउ 0 होगा ना, दोनों पे टाउ 0 होगा। ये भी तो प्रिंसिपल प्लेन है, ये भी तो प्रिंसिपल प्लेन है, ये भी प्रिंसिपल प्लेन है। ये जो पहले वाला देखो, एंगल 2 बनते हैं प्रिंसिपल प्लेन के, एक थीटा पी बनता है, दूसरा थीटा पी प्लस 90 बनता है। बात समझ आ रही है? मेरा कहने का मतलब है जिसपे मैक्सिमम आ जाएगा उसी पे टाउ 0 होगा, कि जिसपे मिनिमम भी आ जाएगा? नहीं, दोनों पे 0 होगा, चाहे मैक्स हो चाहे मिनिमम हो। आपने ये रोटेशन किया, जिस प्लेन पे भी एडजस्ट करेंगे। चलो कोई नहीं, सब ये देखो यहाँ देखो ना, ये प्लेन है, ये इनिशियल प्लेन था, सिग्मा एक्स लग रहा था। इस प्लेन पे क्या किया आपने, सिग्मा मैक्स करा दिया, लेट्स से सिग्मा मैक्स आ गया। ये दोनों के नॉर्मल का एंगल कितना हो गया, थीटा पी। अगर देखो फेस के बीच में एंगल थीटा पी है तो नॉर्मल के बीच में एंगल क्या होगा, नॉर्मल के बीच में एंगल भी क्या होगा, थीटा पी होगा। अब इसका और इसके नॉर्मल का एंगल देखो, इसका शुरुआत से देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल कितना बनेगा, थीटा पी प्लस 90। और अगर वहां पे मैक्सिमम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा मिनिमम। और इन दोनों पे जो टाउ का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पर भी 0। अब आगे समझ? यस सर। अब तो किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है ना? ये टॉपिक बड़े आराम से समझना, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस समझने की जरूरत पड़ेगी। और ये टॉपिक सबसे वीक रहता है बच्चों का, जितना उन्होंने डिग्री की होती है, ये बता दूं मैं आपको। ठीक है, आगे चलूं? यस सर। चलो, मैंने अभी तक आपको क्या समझाया कि अगर कोई क्यूब ऐसा है, ठीक है, और उस क्यूब का नेचुरल स्टेट, मतलब जो आपको एग्जाम में दिया हो, दैट इज सिग्मा एक्स, दैट इज सिग्मा वाई। एक क्वेश्चन तो बनता है कि वो एंगल थीटा पी निकाल दो, सभी को सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, और क्या निकाल दो, मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू निकाल दो, है ना।
एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जहां जो प्रिंसिपल प्लेन होता है, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेन वो होता है कि जो थीटा पी दूरी पर है ना, जिसका वैल्यू क्या है, रोटेशन का थीटा पी है, उस पर जो टाउ होगा एसोसिएटेड, उस पर जो शियर स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन एक बनता है। वो क्वेश्चन ऐसा लिखेगा, दी शियर स्ट्रेस एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल प्लेन, तो आप उसका क्या लिखोगे आंसर? 0। जीरो। ये क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, ठीक है। दूसरी बात ये है, हमने बात करी थी कि सिर्फ एक एंगल ऐसा होगा, लेट्स से कि ये एक थीटा रोटेशन किया, पर ये थीटा थीटा पी नहीं है, ये थीटा थीटा पी नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ भी प्रिंसिपल कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस इसका मतलब ये हुआ कि इस पर सिग्मा एक्स बार वैल्यू होगा। सिग्मा एक्स नहीं लूंगा मैं, सिग्मा एक्स बार लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा रोटेशन के साथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये टाउ आपका आ जाएगा, तो टाउ नया क्या आ जाएगा? टाउ एक्स वाई बार, और ये इनिशियल टाउ एक्स वाई बार, और इनिशियल वाले में टाउ ऐसा था, टाउ एक्स वाई, और यहाँ पे टाउ एक्स वाई एक्स ऐसा था, और इस पे आ जाएगा ऐसे टाउ एक्स वाई बार, और ये नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगी सिग्मा वाई बार। बात समझ आ रही है? ठीक है। सिर्फ थीटा पी लोकेशन ऐसा होगा जहां पे टाउ का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। बाकी आप किसी भी एंगल पे रोटेट करते रहो, ठीक है। अब मैं आपको लिखा रहा हूँ स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन, जो आपको लिखा था ना वहां पे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन, उसका इक्वेशन लिखा रहा हूँ, देखना। और ये कब कर पाओगे? जब आपको क्वेश्चन में क्या पता हो, कम से कम इतना तो पता हो कि सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा वाई क्या है, टाउ एक्स वाई क्या है, तभी आप इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, है ना, तभी इनको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसके लिखने से पहले जरा एक छोटी सी थ्योरी लिखेंगे, ठीक है, अपने नोट्स में लिखें, जरा छोटी सी थ्योरी लिखें, ठीक। और थ्योरी में आपने लिखना है calculating normal and shear stress on different planes, है ना। हमने क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं नॉर्मल को और shear स्ट्रेस को ऑन डिफरेंट प्लेन्स, मतलब अलग अलग रोटेशन देके, अलग अलग थीटा की रोटेशन देके, पर कहां से करेंगे? फ्रॉम द नोन normal and shear stress, from the known normal and shear stress on two perpendicular planes is called transformation of stress। ये छोटी सी थ्योरी लिख लें पहले। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस क्या है? गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस से निकालना नई चीजें, है ना, उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अगर सिग्मा एक्स गिवन है और सिग्मा एक्स बार निकाल रहे हो, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस कर दिया आपने। जस्ट बाय नोइंग द प्रीवियस वैल्यू यू कैन कैलकुलेट न्यू वैल्यूज। नोट करें इसे जल्दी से। आंसर है ना। तो ये आपका स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेशन आ गया, डेफिनेशन आ गया। डेफिनेशन का करना कुछ नहीं था, समझना था हमने, और आई थिंक बड़े अच्छे से समझ गए अब आप लोग, ठीक है। ये हो गया। जी सर। लेट्स गो अहेड, ठीक है। ठीक है, ये टाउ एक्स वाई है, तो मैं यहाँ पे भी इसको टाउ वाई एक्स है वो इसके बराबर ही होगा ना। तो लेट अस से कि हम इस प्लेन, हम ये प्लेन है, ठीक है, और अगर दोनों फेसिस का एंगल, अगर दोनों के प्लेन के एंगल थीटा है, तो उनके नॉर्मल का एंगल भी कितना होगा? ये इस पे नॉर्मल आया सिग्मा एक्स बार, उसके नॉर्मल का एंगल भी कितना होगा? थीटा हो। इज इट क्लियर? ठीक है, और एक नॉर्मल यहाँ आएगा और उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, सिग्मा वाई से सिग्मा वाई बार हो जाएगा।
जो टाउ एक्स वाई था उसका वैल्यू हो जाएगा टाउ एक्स वाई बार। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा टाउ एक्स वाई बार। इज इट क्लियर? अब हमें सीखना ये था कि अब हमारे पास नोन है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई। किसी एंगल पर रोटेट किया थीटा पे तो नई वैल्यूज क्या बनी, सिग्मा एक्स बार, सिग्मा वाई बार और टाउ एक्स वाई बार। ये रिलेशन हमें सीखना पड़ेगा और इस अप्रोच का नाम होता है एनालिटिक अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच। एक अप्रोच हमारे पास यहाँ पे और होती है जिसका नाम होता है मोर सर्कल, वो इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। अब आप लोग सिग्मा एक्स बार किसी भी प्लेन पर लिख सकते हो थीटा के लिए, वैल्यू पुट करके जस्ट थीटा की, ठीक है। और उसका वैल्यू आता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस यहाँ पे कॉस होता है cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। बस यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करो, कोई भी रोटेशन देगा अगर आपको, तो आपको उस रोटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा सिग्मा एक्स बार मिल जाएगा। अगर सिग्मा वाई बार निकालना है, दूसरा वाला निकालना है, सिग्मा वाई बार निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला है, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर दो पहले वाले को छोड़ के। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, ये बीच में साइन माइनस करना है, ठीक है। ऐसा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 कॉस 2 थीटा, यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब थर्ड चीज हमने कौन सा निकालना है, टाउ एक्स वाई बार। तो टाउ एक्स वाई बार का फॉर्मूला है, ये सेकंड टर्म को देखो, इसको निकालो बाहर और माइनस का साइन लगा दो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, यहाँ कॉस 2 थीटा लिखा है, यहाँ साइन 2 थीटा कर दो इसके साथ, प्लस में टाउ एक्स वाई वहां साइन लिखा है तो वहां कॉस कर दो इस बार, cos 2 थीटा। ये तीन फॉर्मुलेज हैं आपके एनालिटिक अप्रोच के, ठीक है। इन्हें आपने एज इट इज याद रखना है, ठीक है। बहुत कम चांसेस है आपको इस पे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, पर एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। नोट करें इसे। हो गया सर। हो गया, नो सर। ओके, ठीक है। अच्छा, बात को समझना, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ मैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये कहता है कि रोटेशन करने से पहले जो नॉर्मल स्ट्रेसेस का सम था वो रोटेशन करने के बाद भी वही रहेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा लिख सकते हैं हम, समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन टू प्लेन्स is always constant, is always constant, very important line, ठीक है। मतलब कि अगर पहले सिग्मा एक्स और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा प्लेन था 90 डिग्री वाला, सिग्मा वाई वाला, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, अब वो रोटेट कर दिया तो नया क्या बना, सिग्मा एक्स बार प्लस सिग्मा वाई बार। ये है इसका मतलब। इसी लॉजिक को एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका एक एलिमेंट है जिसपे सिग्मा एक्स का वैल्यू दे दिया 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टाउ का वैल्यू दे दिया 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और
सिग्मा वाई का वैल्यू दे दिया 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, और कहता है कि इसको किसी एंगल से रोटेट कर दिया इस तरह से, इस तरह से, और बाद में जो इसके वैल्यूज आई है सिग्मा एक्स की, दैट इज 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और हमें ये बताया जाए कि यहाँ पे सिग्मा वाई बार का वैल्यू क्या बनेगा, ये पूछ रहा है आपसे। क्या निकाल सकते हैं इस लॉजिक से, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से निकाल के बता दो जरा। सर -10 जो आ रही है वो पहले डाउन हो सर, कंप्रेशन आ रही है 10 की। 10 पक्का 10 की आ रही है? सॉरी गलत किया है कुछ? जी सर, वो सिग्मा वाई भी वो कंप्रेशन थी। सर कंप्रेशन में 50। कंप्रेशन में 50 बिल्कुल सही आंसर है, कंप्रेशन में 50, ठीक है। गलती कहाँ हो गई देखो ना, जो देखो पहले ये बात समझना, जो टेंशन, जो पॉजिटिव साइन यूज कर रहे हो टेंशन के लिए यूज कर लो, और नेगेटिव साइन आप कंप्रेशन के लिए यूज कर लो, ठीक है ना, डिफरेंस तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई मिलकर सिग्मा एक्स बार प्लस सिग्मा वाई बार बनाएंगे, और सिग्मा एक्स इस क्वेश्चन में कितना दिया है +10, सिग्मा वाई को देखो तो वो -20 है ना, कंप्रेशन का साइन लगाया हुआ है, कंप्रेशन का साइन है, दिस इज -20, सिग्मा एक्स बार कितना है 40 प्लस सिग्मा वाई बार। इस टाइम मैं सिग्मा वाई बार को क्या मान रहा हूँ, प्लस साइन मान रहा हूँ, मतलब मैं मान रहा हूँ कि वो टेंशन में है, मुझे नहीं पता, अभी निकल जाएगा अभी हमारे सामने ही, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये -10 हो गया, और ये 40 प्लस सिग्मा वाई बार, तो सिग्मा वाई बार कितना हो गया -50। तो -50 का मतलब ये है कि जो साइन मैंने सोचा था सिग्मा वाई का उसका उल्टा है ना, तो उल्टा कंप्रेशन लग रहा है ये, तो माइनस साइन मतलब कंप्रेशन। तो आंसर आपका आएगा सिग्मा वाई इक्वल टू 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेशन। बड़ी नॉइस आ रही है किसी के यार, सही करो नॉइस को, इसको नोट हो गया सबका, फिर आगे चले। यस ठीक, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का मतलब। जैसे मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा बड़े आराम से लिखाऊंगा यहाँ पे, और हर एक पॉइंट में ऑब्जेक्टिव है छुपा हुआ, ठीक है, और आप लोग इसको नोट करते जाएं आराम से। प्रिंसिपल स्ट्रेस का मतलब समझ गए थे। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती क्या है, बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं कि शेयर स्ट्रेसेस होती हैं, पहले तो ये बता दो। नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन, कौन से प्लेन्स पे लगती है एक्टिंग? प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक है, ऑन विच द shear stress, on which the shear stress का वैल्यू क्या होगा, 0 is 0, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, ठीक है, स्टार मार्क, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेसेस स्टार मार्क, ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ तीन चीजें हमने एक ही लाइन में समझी हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल प्लेन्स ऑन विच द shear stress वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस एक मैक्सिमम वैल्यू का होता है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस क्या कहा जाता है उसे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, और उसको डिनोट किससे किया जाता है, सिग्मा मैक्स के साथ, ठीक है। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू होगा जो नॉर्मल स्ट्रेस का, उसे क्या कहेंगे हम लोग, माइनर प्रिंसिपल, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इसको किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा मिनिमम के साथ।
इज इट क्लियर? और नेक्स्ट हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ फॉर्मूला निकल के आ जाएगा सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम का। जिस तरह से हमने स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन किया उसमें हमने क्या निकाला था, किसी भी रोटेशन पे सिग्मा एक्स बार निकाला था ना, और हम उसको किसी थीटा पे रोटेट कर रहे थे। हो सकता है वो थीटा थीटा पी होता तो ये की वैल्यू क्या बन जाती, या तो सिग्मा मैक्स बनती या तो सिग्मा मिनिमम बनती। ये बातें समझ आती है ना? यह बोलता हूँ जो, या तो वो सिग्मा मैक्स होती या तो वो सिग्मा मिनिमम होती। अगर थीटा पी पर वो सिग्मा मैक्स होती तो सिग्मा मिनिमम किस पे होता, थीटा पी प्लस 90 पर। बात समझ आ रही? वहां पे दो प्लेन बन रहे हैं ना, समझ आ रहा है? अच्छा, तो वहां पे फॉर्मूला पढ़ लिया। वो फॉर्मूला है किसी भी प्लेन पर निकालने का, थीटा दो तो किसी भी प्लेन पे नॉर्मल निकाल लो। पर ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला डायरेक्टली प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का है। ये फॉर्मूला इस तरह से है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। This is a very important formula, triple star on this formula. ठीक है, इंस्पेक्टर है ये। आप लोग अगर सिग्मा मैक्स निकालेंगे तो साइन कौन सा यूज करेंगे बीच में? पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। अगर सिग्मा मिनिमम निकालना है तो कौन सा साइन यूज करेंगे? नेगेटिव साइन यूज करेंगे। इसको रट लो यार फॉर्मूले को ना, ये डन सर। डन। अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ देख लो। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो डिस्कस नहीं किया उसका है, पर फिर भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ना आप। अगर क्वेश्चन लिखूंगा ना, ध्यान आ जाता है आपको कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो दिस क्वेश्चन इज, पता नहीं एसएससी जेईई में पूछा, मुझे लगता है पूछा ही होगा। आई थिंक मैंने क्वेश्चन देखा है ऐसा। उसमें क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस associated with the plane of maximum shear stress, option A 0, option B, जिन्होंने क्लास में पढ़ा है वो प्लीज नहीं बोलेंगे, ठीक है? ऑप्शन A 0, ऑप्शन B सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम, ऑप्शन सी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, ऑप्शन डी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ लिया मैंने? अभी तक हमने नॉलेज सिर्फ किसकी ली थी? उस प्लेन की ली थी जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो रहा था। अब यहाँ पे किसकी बात हुई है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, उस जहां पर जिस प्लेन पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होना है उधर का नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या है? आप लोग ये चीज तो पढ़ के आए ना कि जिस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है उधर का टाउ क्या है, उधर का शियर स्ट्रेस क्या है? 0 है। एट थीटा पी इक्वल टू 0, थीटा पी पे क्या होता है? प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। एट थीटा एस, जिस तरह से थीटा पी एक प्लेन होता है ना, जिस तरह से थीटा पी एक प्लेन होता है उसी तरह से एक थीटा एस भी प्लेन होता है। उस तरह से एक थीटा एस भी प्लेन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कहने का मतलब ये, उस पर जो टाउ लगता है वो टाउ मैक्सिमम होता है, इस फेस पर भी और दूसरे फेस पर भी। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जिस फेस पर टाउ मैक्सिमम है उस फेस का नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? दिस इज द क्वेश्चन। 0। और यहाँ पे अधिकतर लोगों को लगेगा कि आंसर 0 है, पर ऐसा नहीं होता। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, इसका आंसर होता है, अगर ओरिजिनल में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दिए हैं और ओरिजिनल पे क्या दिया होगा? टाउ एक्स वाई भी दिया होगा आपको। ठीक है,
टाउ एक्स वाई। तो इसका आंसर होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। जरूरी नहीं है कि थीटा पी पे अगर टाउ 0 है तो ये बदला लेगा उससे कि यार थीटा एस तो भी 0 हो नॉर्मल स्ट्रेस, ऐसा नहीं होता। उस पे होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 नॉर्मल स्ट्रेस उस पे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम्स में देखा गया। नोट करें इस क्वेश्चन को, फिर अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, प्रॉपर्टी पहले लिख लो साथ साथ में, इसको बाद में नोट कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे बीच में कहीं एंट्री आ जाएगी इसकी फालतू में, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना इसको बाद में। नेक्स्ट चलूँ आगे। ठीक है, बताओ इन दोनों नॉर्मल्स की एंगल क्या वैल्यू का लिखूं, बताओ जरा। इन दोनों की जो नॉर्मल्स के एंगल का वैल्यू क्या लिखूं? थीटा पी। गुड। और इसको मैं क्या लिखूं, ये एंगल क्या लिखूं मैं? और ये वैल्यू वो है जिसपे आपका लग रहा है टाउ मैक्स लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना है वो भी हमने पढ़ा, मैक्स बाय सिग्मा बाय 2। सिग्मा एक्स बाई, सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2। ठीक है। और दोनों पर सेम वैल्यू होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। और यहाँ भी क्या लग रहा होगा, टाउ मैक्सिमम लग रहा होगा। और इसका एंगल का वैल्यू कितना होगा, ये एंगल का वैल्यू होगा थीटा एस। अभी के लिए इतना समझो सिर्फ, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं लिखता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे समझना फिर से एक बार, एक वैल्यू थीटा पी आएगा जिस पर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू सिग्मा मैक्स या सिग्मा मिनिमम होगा। उससे आगे जाएंगे तो एक वैल्यू थीटा एस आएगा जिस पर क्या होगा, टाउ मैक्सिमम होगा। बात समझ गए? और उस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। यही बात लिखनी है। और आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा इसका सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम का, वो फॉर्मूला आई थिंक साथ साथ में याद हो जाना चाहिए था। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर कितना है हमारा, ये कितना नंबर है प्रॉपर्टी, 4th नंबर है जी सर। ये 4th पॉइंट है। और 4th पॉइंट में हम लोग लिखने वाले हैं टाउ मैक्स का कितना वैल्यू होगा। टाउ मैक्स का वैल्यू कुछ नहीं होगा, ये जो डब्बा बनाया है, ये जो इसके अंदर वैल्यू है, यही टाउ मैक्स का वैल्यू है। इसी के फॉर्मूले के अंदर छुपा है। अगर एक फॉर्मूला आता है तो वो आपको टाउ मैक्स का फॉर्मूला भी आता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाउ मैक्स, ठीक है। और 5th पॉइंट में क्या लिखेंगे कि जिस पर द प्लेन ऑन विच maximum shear stress is acting, the plane on which maximum shear stress will have normal stress equal to sigma x plus sigma y divided by 2 star half. Is it clear? मजा आ रहा है इसको पढ़ने में या ऐसे ही लग रहा है बोरियत? यस सर, मजा आ रहा है। बोर तो नहीं होने दिया होगा आज तक मैंने, होने दिया है कभी? ना। नो सर। वो आप लोग सर बता, क्वेश्चन में जो मतलब क्वेश्चंस कराऊंगा सर यार। जो एग्जाम हुआ था ना सर, हाँ उसमें एक दो क्वेश्चन में मतलब आंसर जब टिक करते ना ठीक, मतलब हाँ। जब आंसर की देखी तो वो गलत है वहां पे एक क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आंसर की गलत होने दो।
नहीं, कौन सा जो आज एग्जाम लिया हमने वो, यस सर, यस सर। उसमें कौन सा क्वेश्चन गलत था? एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में गलत था। ऑप्शन गलत था, हो सकता है कुछ अभी तो एग्जाम देना बाकी है ना, तो निकाल कोई 1-2 क्वेश्चन में देखा। कोई बात नहीं, मैं कल उसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आज आप लोग मेरे को कल याद करा देना, कल उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, सर ये थीटा एस थीटा पी से ज्यादा होगा हमेशा? मैं बता दूंगा अभी आगे। थीटा एस और थीटा पी का जो वैल्यू है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 6 लिख लो। ठीक है, इनका जो डिफरेंस होता है थीटा एस और थीटा पी का, दैट इज 45 डिग्री। बस इसको कर लिया ना, अगर इसको समझ लो, थीटा पी से आगे चलकर थीटा एस आएगा और उसका डिफरेंस कितना होगा? 45 डिग्री। ये समझ लेना। ठीक है, मतलब कि यहां देखो, इस फिगर में देखो, अब देखना, ये फिगर देखना। इस फिगर में ये जो एंगल है ना, ये थीटा पी है, ये एंगल थीटा एस है। इनके बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल, ये कितना बोला हमने? 45 डिग्री। ठीक है, और इस वाले नॉर्मल का एंगल कितना होगा? यहां से ये एंगल कितना होगा बताओ? ये एंगल, ये थीटा पी से एंगल लिया है मैंने। सर एक बात बोलूं? बोलो। सर वो जो आपने अंडर रूट में लिखा है ना, वो थीटा वाई माइनस थीटा एक्स नहीं होता क्या? थीटा वाई माइनस थीटा एक्स। थीटा वाई कहां से आ गया? नहीं सर, ऐसे होता है। थीटा वाई कहां से आ गया? थीटा वाई क्या होता है? सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स नहीं होता? अरे नहीं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होता है। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होता है। ओके सर। कई किताब में हो सकता है उल्टा लिखो, पर क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, आप ये पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको जो सबसे ज्यादा रिलायबल चीज है वही दूंगा। ठीक है, आसान। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ ये एंगल कितना है? ये एंगल 135 डिग्री। कितना? 135। अरे बिल्कुल सही। ये एंगल कितना बना? 135 डिग्री। समझे कैसे? देखो, यहां से यहां 45 डिग्री, और उधर वो ये एंगल कितना? ये 90 है। 45 प्लस 90 कितना हो गया? 135। एसएससी जेई का सवाल है ये। ठीक है, उसमें ऑप्शन 45 डिग्री था ही नहीं, तो उसमें ऑप्शन था 90 डिग्री, 30 डिग्री और 135 डिग्री, या कुछ दोनों ऑप्शन कुछ अलग अलग थे। तो आंसर आपने क्या लगाना था? 135 डिग्री। बात समझ आ रही है? और मेड इजी की एसएससी की किताब में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, आईएएस मास्टर में सही दिया हुआ है। देखो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, एक किताब कुछ और बोलती है, किताब कुछ और बोलती है, पर आप लोगों को तो सामने दिख रहा है। ठीक है, ये एंगल 45 है, और ये भी तो थीटा पी है ना। ये एंगल देखो, थीटा पी बना यहां तक, और आगे कितना बना? 135 डिग्री। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अच्छा ठीक, ये सब क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब हम थीटा पी, हमारे पास काम बड़ा आसान हो गया हमारा। हमें क्वेश्चन में हमें पता है हमें क्या पूछने वाला है। सिग्मा एक्स होगा, सिग्मा वाई होगा, टाउ दिया होगा, और हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं अब सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम का फॉर्मूला लेके। बस तू एक बार पूछ और हम कर दें। ठीक है, ये तो ठीक है बात। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये साफ नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने बड़ी बार लिख दिया फॉर्मूला ऑलरेडी। व्हाट अबाउट प्रिंसिपल प्लेन? प्रिंसिपल प्लेन हम जानते हैं इस पे ये वैल्यूज लगेंगी, पर इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे? हाउ टू कैलकुलेट दिस प्रिंसिपल प्लेन? ठीक है, अब इस समस्या को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ, टॉपिक आएगा कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, कैलकुलेशन ऑफ थीटा पी। इक्वेशन नंबर 3 याद करो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में से, उसमें हमने पढ़ा था कि टाउ एक्स वाई बार किसी भी प्लेन पर क्या होगा? माइनस का साइन होने का था, पुट करो माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, और इसके साथ अगर पीछे कॉस लग रहा था, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया था? साइन लगा दिया था, साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। यही था थर्ड इक्वेशन।
स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। आप लोग ये तो जानते हो ना कि अगर थीटा पी है, एट थीटा पी, तो आप लोग ये तो जानते हो कि टाउ एक्स वाई कितना हो जाएगा, 0। इसकी वैल्यू को 0 पुट कर दो, ठीक है। इसका वैल्यू 0 पुट किया तो आपको क्या मिला, आप क्या करोगे, ये टर्म उधर ले जाओगे लेफ्ट साइड पर, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा। अब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा पी हो जाएगा, क्योंकि हमने थीटा क्या पुट कर दिया, थीटा पी, तभी तो आपका टाउ एक्स वाई क्या बना, 0 बना, इक्वल टू टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ठीक। अब साइन को कॉस, साइन के नीचे कॉस ले आओ, तो साइन के नीचे कॉस लेंगे तो क्या बन जाएगा, tan 2 थीटा p इज इक्वल टू 2 टाइम्स टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा p। एग्जाम में क्या छेड़छाड़ कर सकता है इसी एक्सप्रेशन में, मैं वो भी बता देता हूँ, ऐसे नहीं देगा तो ऐसे दे देगा, ट्वाइस थीटा p इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, ये तो आप कर ही लोगे, अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ऐसे नहीं देगा तो ऐसे दे देगा, 1/2 tan इनवर्स टाउ टू एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। इस तरह से नोट करें फॉर्मूला थीटा पी का। हो गया नोट? एक मिनट। हो गया? हो गया सर। क्लास में कितने बच्चे हैं अभी, कोई है जो नहीं आया था? 22 है सर। 22 है। अब मुझे देखो छोटा सा क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको, जैसे एग्जाम में पूछते हैं ये लोग, ये दे दिया जी टाउ का वैल्यू कुछ भी ले लो, 50 ले लो, इसका वैल्यू ले लो 20, और यहाँ ले लो 5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। किलो न्यूटन, न्यूटन रखो यहाँ पे, न्यूटन रखो सर जगह, न्यूटन। और अगर मुझसे पूछा भाई जाए कि थीटा पी निकालो, तो कैसे निकाल सकते हो, tan 2 थीटा पी। वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व, थीटा पी की वैल्यू तो एग्जैक्ट आ नहीं पाएगी, है ना, हमें फॉर्मूला याद रखना है, 2 टाउ एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब देखो 2 इंटू 5 हो गया, और सिग्मा एक्स 50 हो गया, सिग्मा वाई 20 हो गया, तो कितना हो गया, 2 इंटू 5 अपॉन 30, तो 6 हो गया, और ये 1/3 हो गया, है ना, ऐसे ही आएगा। और अब अगर हम थीटा पी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए 1/2 tan इनवर्स 1/3, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस तरह से आपके एग्जाम में, अब tan अगर कैलकुलेट कराना चाहे तो करवा भी सकता है, अगर √3 वैल्यू दे दिया, 1/√3 दे दिया, या 1 दे दिया, तो कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। मुझे याद है tan क्या होता है, tan 60 कितना होता है, 1/2। 1/5। ठीक है। ये वैल्यूज आप tan की हमेशा याद रखना, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व करने में हेल्प करेगा। tan 60 √3 होता है, tan 30 कितना होता है, 1/√3, यही होता है, गलत लिखा है, कंफर्म कर दो, कोई सही लिखा गलत लिखा,
सही है वन सर, बाय रूट यही है थ्री। सर, यही है सर। यही है ना, चलो ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे अगर ब्रैकेट में √3 आ गया तो आप सीधा लिख देना 60 डिग्री, तो कितना हो गया थीटा पी फिर। जैसे 1 अगर यहाँ पे सपोज करो √3 आता तो आप लोग क्या लिखते, tan इनवर्स, आप यही लिखते ना, tan इनवर्स कितना है, √3 कितना, 60 डिग्री, तो 1/2, तो आपका थीटा पी डायरेक्टली आया था कि 30 डिग्री। एग्जाम में आपको ऐसे ही पूछ, ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, अच्छा, एक तो आपने टाउ का फॉर्मूला देखा मैक्सिमम का, वो इन टर्म्स था इस वाले एलिमेंट के, मतलब जिस एलिमेंट पे मुझे सिग्मा एक्स भी मिल रहा है, सिग्मा टाउ एक्स वाई भी मिल रहा है, और सिग्मा वाई भी मिल रहा है, और ये भी दे रखा है टाउ एक्स वाई। लेट्स से कि एग्जाम में आपको एलिमेंट ऐसे बना के दे दिया, बड़ी बार क्वेश्चन यहाँ पे ना ग्राफिकल क्वेश्चन भी आता है, फिगर दिया होता है, और यहाँ पर ऐसे बोलता है कि इस पे 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर लगा है, और इस पे लगा है 400, ऐसा कुछ, ठीक है। और एग्जाम में बस यही बनाता है और कहता है टाउ मैक्स लगाओ, निकालो। अब कैसे करेंगे, देखो इन फेसिस को ध्यान से देखो, इन फेसिस पर आपको टाउ का वैल्यू दिख रहा है ना, इन फेसिस पे टाउ का वैल्यू दिख रहा है, तो डेफिनेटली जो सिग्मा एक्स है वो क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं है। हम तो पढ़ चुके हैं ना कि जहां पर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वहां का टाउ का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उसी लॉजिक पे यहाँ पे बात करेंगे, ये 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर लगा है, पर इस फेस पे क्या टाउ का वैल्यू दिखा है क्वेश्चन में, नहीं दिख रहा, तो हम लोग क्या समझेंगे कि सिग्मा मैक्स आपका हो गया 400 और सिग्मा मिनिमम हो गया आपका 200। ये जो दोनों वैल्यूज दी हैं दोनों खुद क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का वैल्यू है। इज इट क्लियर? ठीक, एक फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए, एक फॉर्मूला मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस को लिख लो, σ1 माइनस σ2 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है इन प्लेन टाउ मैक्स का, टाउ मैक्स इन प्लेन। ये किससे आ गया डायरेक्टली, फ्रॉम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से। अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है डायरेक्टली तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं दिया तो पुराना फॉर्मूला लगा सकते हैं टाउ मैक्स का, जो आपने अंडर रूट वाला फॉर्मूला पढ़ा, इसके लिए वाला फॉर्मूला टाउ मैक्स इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। बात समझ आ रही है मेरी? ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज होगा, ज्यादातर। नोट करें, साथ में क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन भी साथ में नोट करें। बताओ क्या आंसर है। बी पॉट। सर ए। सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ें, और ये क्वेश्चन सोचेंगे अगर पेपर में आ चुका है, अब पढ़ो क्वेश्चन को। ये आ गया क्वेश्चन आपको, अब करो। सिलेक्शन रुक जाएगा, गलत किया देखो। ए पार्ट। ए वाला सही है। ऊपर वाला मिटा दूं?
इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, इसकी वर्डिंग क्या है कि एक मटेरियल जो है एलिमेंट है उस पे लाइक नहीं अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लग रही है। देखना, लाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का मतलब होता है कि अगर एक टेंशन है, ठीक है, यहाँ मॉडल्स डाल दो, मॉड डाल लो यहाँ पे। लाइक का मतलब है कि अगर एक टेंशन है तो दूसरा भी क्या है, टेंशन। अनलाइक का मतलब क्या है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया, अगर एक टेंशन है तो दूसरा क्या है, कंप्रेशन, ये अनलाइक है। ठीक, अनलाइक के केस में फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा, टाउ मैक्स इन प्लेन सिग्मा 1 प्लस यूज करेंगे क्योंकि वो टेंशन है, माइनस सिग्मा 2 के साथ क्या यूज करोगे क्योंकि वो कंप्रेशन है, माइनस सिग्मा माइनस 2। तो ये कितना बन गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। पता लगा कहाँ गलती करनी थी एग्जाम के अंदर आप लोगों ने। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये हो गया। सर ठीक है, जिस तरह से हमारा टाउ मैक्स इन प्लेन होता है ना, टाउ मैक्स इन प्लेन, देखो यार, अगर ये जो मैं आपको स्ट्रेस कंडीशंस पढ़ा रहा हूँ ना, बेसिकली ये क्या है कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है। दिस इज प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन का क्या मतलब होता है कि आपके पास बॉडी जो है वो 3 डायमेंशनल है, पर उसमें जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो 2 डायमेंशनल आ रहे हैं। उसमें क्या आ रहे हैं, स्ट्रेसेस आ रहे हैं 2 डायमेंशनल, मतलब एक डायमेंशन के स्ट्रेसेस जो हैं वो एब्सेंट है वहाँ पर। ठीक, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में एक ये, एक ऐसा, एक नॉर्मल ऐसा, एक नॉर्मल ऐसा, यही तो बना रहे हैं हम। इस वाले फेस पे एब्सेंट है, देखो जेड के राउंड क्या एब्सेंट है, ये आपका वाई है और ये आपका एक्स। ठीक, ये सिग्मा एक्स हो गया, ये सिग्मा वाई हो गया, ये आपका हो गया टाउ वाई एक्स और ये हो गया टाउ एक्स वाई। ठीक, आप देखना जब बेंडिंग मोमेंट पढ़ रहे थे हमने क्या कहा था कि जब भी आप 3 इक्वेशन वहां लिखते थे ना, समीशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, समीशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, और तीसरा जब इक्वेशन लिखते थे, आवाज आ रही है, तीसरा इक्वेशन लिखते थे मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू 0, लिखते थे ऐसा। ये मोमेंट जो लिया जाता है वो जेड एक्सिस के बोले, अगर देखो एक्स वाई में चीज घूमेगी, अगर एक्स वाई में चीज घूमेगी तो रोटेशन कौन सी एक्सिस के अबाउट होगा, रोटेशन जेड एक्सिस के अबाउट। ये बात समझ आ रही है, रोटेशन जेड एक्सिस के अबाउट होता है। इन प्लेन का मतलब है कि आपका जेड एक्सिस के अबाउट ही घूम रहा है, और जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा था तभी आपने क्या लिया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 लिया। पर एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है टाउ एब्सोल्यूट मैक्स, टाउ एब्सोल्यूट मैक्स। उसमें हम लोग क्या समझेंगे, अगर मैं रोटेशन कर दूंगा फॉर रोटेशन, समझना, फॉर रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, फॉर रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, तो अगर फिर मैं ग्राफ बनाऊं ऐसा, इसके लिए देखना इन प्लेन के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, आपकी 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक सिग्मा 1 आ रहा है, एक सिग्मा 2 आ रहा है, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2, और इस तरह से आपका रोटेशन हो रहा है। ठीक है, ये आपके लिए मोहर सर्कल बन गया सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का। बाद में समझाने लगा मोहर सर्कल क्या है, ये बात समझना, सिग्मा 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, सिग्मा 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर अगर मैं रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस कर दिया तो मतलब वाई एक्सिस में लेट्स से कि वाई एक्सिस में सिग्मा 2 लग रहा है, तो सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, सिग्मा 2 0 हो गया, और रोटेशन किसके अबाउट कर रहे हो, इस बार वाई एक्सिस के अबाउट कर रहे हो, तो आपको यहां से ओरिजिन से शुरू करना पड़ेगा। सिग्मा जेड का वैल्यू क्या है, 0, सिग्मा जेड, ये सिग्मा 2 और सिग्मा जेड से कंफ्यूज मत होना। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि जेड एक्सिस में तो स्ट्रेस है नहीं, तो उस बार मोहर सर्कल कहां से बनेगा, ओरिजिन से बनेगा, पास होगा सिग्मा 1 और 0 से। सिग्मा 1 क्यों है, सिग्मा 1 इसलिए है कि वो एक्स प्लेन का है। ठीक है, तो वाई एक्सिस में देखोगे तो मटेरियल कैसे घूमेगा, वाई एक्सिस के अबाउट मटेरियल कैसे घूमेगा, ऐसा घूमेगा। बात समझ आ रही है। और अगर हम ले लेंगे फॉर रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, तो मुझे बताओ मोहर सर्कल कैसा बनाना चाहिए, तो वहां पे सिर्फ सिग्मा 2 ऑर्डिनेट बनेगा और ओरिजिन में से पास होगा ऐसा।
बात समझ आई? एक्स के बोर्ड घुमा दो ऐसा, ठीक है। अब आपके सिग्मा टू एग्जिस्ट सर आप ये मोहर सर्कल वाला कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट कीजिए। मोर सर्कल में आगे आपको समझाने लगा हूँ आपको अभी। मोर सर्कल में क्या करते हैं, इस तरह से दो वैल्यूज बनाते हैं नॉर्मल स्ट्रेस की, ठीक है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, और इनमें से सर्कल पास ऐसे हो गया, ऐसा समझो। पहले मैं आगे समझाने लगूँ या इस कॉन्सेप्ट को मैं इसके बाद ही समझाऊँ, मोर सर्कल के बाद? ये वैसे आता तो पहले है उससे, मैं इसके बाद समझाता हूँ आपको, ठीक है। मोर सर्कल भैया बस इतना समझ लो कि आप कुछ ऐसा सर्कल बना रहे हो, उसमें ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस, ये नॉर्मल एक्सिस है और ये टाउ एक्सिस है। तो ये वैल्यू क्या है, नॉर्मल का सबसे बड़ा वैल्यू तो वो सिग्मा 1 होगा, ऑब्वियसली सिग्मा मेजर होगा, और ये नॉर्मल का सबसे मिनिमम वैल्यू तो सिग्मा 2 होगा, ठीक है। और बाकी सारा का स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, इसके अंदर होगा। नॉर्मल स्ट्रेस हमने कहा था ना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बाउंड्री स्ट्रेसेस हैं, तो ये बीच में जो जितने भी स्ट्रेसेस बन रहे हैं, ये नॉर्मल स्ट्रेस बन रहा है, ठीक है। तो ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के अंदर आ रहे हैं। तो अगर हमने एक्स वाई प्लेन में चीज घुमाई है, तो सिग्मा 1 यहाँ पे आया, सिग्मा 2 यहाँ आया, ठीक है, क्योंकि सिग्मा 2 एग्जिस्ट कर रहा है, सिग्मा 1 एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम y के बोर्ड घुमा रहे हैं, तो y के बोर्ड घुमाने पर हमें दिखेगा कि ये जीरो जो दिख रहा है वो मुझे z वाले सिग्मा z एक्सिस में दिख रहा है जीरो, और दूसरा किस में दिख रहा है, सिग्मा 1 दिख रहा है जो कि x एक्सिस का है। अगर x में घुमा देंगे तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे y का स्ट्रेस दिखेगा और z का स्ट्रेस दिखेगा। z पे तो जीरो है, x में कितना है, सिग्मा 2, तो ये आपका इस तरह से पास होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टाउ एब्सोल्यूट मैक्स लिखना है तो आपको हर जगह का रोटेशन अकाउंट फॉर करना है, ठीक है। इन प्लेन में तो आपने डायरेक्टली लिख दिया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, पर टाउ एब्सोल्यूट मैक्स कैसे लिख पाएंगे, मैक्सिमम ऑफ तीनों को देखो अब, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, कॉमा, यहाँ पे तो सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2, कॉमा, यहाँ देखो सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। इन तीनों में से जो बड़ा वैल्यू होगा वही आपका टाउ एब्सोल्यूट मैक्स होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। मोहर सर्कल अच्छे से कराने लगा हूं अभी मैं, उसमें मत परेशान होना, ठीक है। मोहर सर्कल को अभी बस ऐसे आप अभी बस ये दोनों फॉर्मूला यहाँ देख लो, मोहर सर्कल समझाऊंगा तो शायद चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। बस ये दोनों फॉर्मूला देख लो। हुआ ये? अच्छा, कुछ नहीं है, सिंपल सा अभी फॉर्मूला याद रखें। मोहर सर्कल कराता हूँ अभी आपको, फिर शायद आपको ज्यादा समझ आएगा। टाउ मैक्स इन प्लेन का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, वो इन प्लेन मतलब एक्स और वाई में घूमेगा, ठीक है, इस तरह से रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस होगा ऐसा, एम जेड, ठीक। उसका वैल्यू होगा जो भी प्रिंसिपल स्ट्रेस की टर्म में दिखा रहे हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, ऐसा। तो अगर आपसे पूछ लिया टाउ एब्सोल्यूट मैक्स, टाउ एब्सोल्यूट मैक्स, तो आपको अब सारी रोटेशंस कंसीडर करनी है ना, ये दिमाग में रखना। और वैल्यू होगा मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 बाई 2 और सिग्मा 2 बाई 2, इस तरह से। बस इतना सा याद रख लो अभी के लिए, बाकी मोहर सर्कल आपको समझाने वाला हूँ थोड़ी देर में मैं। हो गया? अच्छा, एक मिनट रुको।
एक मिनट जरा, मेरे को काम है, 5 मिनट वेट करना थोड़ा सा, 5 मिनट का टाइम दो। म्यूट कर रहा हूँ, आपके लिए ब्रेक है 5 मिनट का। तो डिनर ब्रेक दे दो 5, डिनर के लिए ब्रेक दो सर 5-10 मिनट। 10 मिनट, 10 मिनट का, चलो ठीक है। कितने बजे स्टार्ट करें? एक ही बार ब्रेक ले लेते हैं सर अब डिनर के लिए। 10:30। डिनर का ब्रेक, डिनर का ब्रेक ही दे दो सीधा, है ना? हाँ सर, इसे दोबारा से फिर देना पड़ेगा। ठीक है, फिर 10:40 पे मिलते हैं, 20 मिनट का ब्रेक है, ठीक है? हाँ, सर, सही। 12 बजे तक पढ़ेंगे, 1.5 घंटा तभी मिल जाएगा हमें। ओके 10:40 पे। ओके सर।